नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में, जहां हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में। यह एपिसोड आपको पूरी तरीके से जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन है, उस पर डिटेल में चर्चा करेगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइप्स, एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा कि हम डेटा कलेक्शन कहेंगे किसे, क्योंकि ये बेहद जरूरी है हमें ये जानना। तो सिंपली आपको ये कहा जाए कि डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू योर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। बहुत ही सहज और सिंपल तरीके से समझना है, कुछ नहीं है। डेटा कलेक्शन क्या है? सिर्फ आपको संबंधित आपके रिसर्च से, अनुसंधान से जुड़े तथ्य, सूचनाओं का एक तरह से कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, संकलन करना, सहेजना क्या होता है? डेटा कलेक्शन होता है। और ये किस लिए या किस आधार पे? तो आपके अनुसंधान के जो प्रश्न हैं और आपके अनुसंधान के जो आपने हाइपोथेसिस रखे हैं, उसके आधार पर आपको ये डेटा कलेक्शन करना होता है। यहाँ इंश्योर करना होता है कि आपका जो रिसर्च है वो एविडेंस बेस्ड हो एंड क्रेडिबल हो। यानी कि सिंपल शब्दों में कहे तो डेटा कलेक्शन आपको यह प्रमाणिकता देता है आपके रिसर्च के लिए कि आपका रिसर्च जो है वो क्रेडिबल है और उसके लिए साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये एक प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर साक्ष्यों को उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे आपसे मैं बात करूंगा, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। पहला जिसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं या फिर प्राथमिक तथ्य कहते हैं, और दूसरा जिसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं यानी कि द्वितीयक तथ्य कहते हैं। पहले तथ्य में या फिर प्राइमरी डेटा में क्या होता है, आपको डायरेक्टली कलेक्ट करना होता है डेटा सोर्स से, मतलब यानी कि आपका उस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता होगा, प्रत्यक्ष रूप से आपका वहां पे होना आवश्यक होता है, जिसे प्राइमरी डेटा कलेक्शन कहते हैं। कई बार प्राइमरी डेटा कलेक्शन हम एजेंसीज के माध्यम से भी करवाते हैं, कई स्कॉलर्स के माध्यम से करवाते हैं, अलग अलग तरीके से करवाते हैं, लेकिन उन्हें फील्ड में, ग्राउंड में जाके प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना होता है। वो कहीं किसी के द्वारा या किसी का डेटा आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तौर पर एज ए स्कॉलर प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आपको डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करना होता है। द्वितीयक डेटा या फिर द्वितीयक तथ्य, सेकेंडरी डेटा जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? गैदर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस या स्टडीज या पब्लिकेशंस। अब कोई एक अनुसंधान हो रख चुका है पहले से, वहां पे आपको जो डेटा चाहिए, थोड़ा बहुत डेटा आपको वहां मिल रहा है, आप ले सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसे डेटाबेस आपको मिले हैं जहां पे कुछ डेटा आपके लिए, कुछ पब्लिकेशंस है जिसमें जर्नल्स में, बुक्स में आपके लिए कुछ डेटा है, वो आप ले सकते हैं, वो माना जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ से यह समझ में आएगा आपके अपने रिसर्च के लिए, आपके जो क्वेश्चंस आपने रखे हैं, बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, उसके लिए कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा डेटा कलेक्शन आपको मेथड यूज करना है। तो पहला मैं बात करूं क्वांटिटेटिव मेथड्स की, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में आप कंप्लीटली फोकस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अगर आपका अनुसंधान न्यूमेरिकल डेटा यानी कि आंकड़ों को सहेजने या फिर संकलन करने की दृष्टि से आप करना चाह रहे हैं, तो फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स आपको अपनाना है, जिसमें कि कौन कौन से मेथड्स होंगे। तो पहला मेथड जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं वो है सर्वे या फिर क्वेश्चनायर। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होता है जहां से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। टूल के रूप में आप टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें गूगल फॉर्म्स, सर्वे मंकी आदि आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने एक A4 साइज पेपर पे प्रिंट करा के फॉर्मेट वाइज आप डेटा कलेक्शन के लिए एक टूल बना सकते हैं, जिसे डेटा कलेक्शन टूल कहा जाता है, तथ्य संकलन उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो किसी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है, तो यहाँ पे आप एक रेटिंग स्केल रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। अब 50 कस्टमर्स का आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानना है, तो जो रेटिंग स्केल पे जो 50 लोग रेट करेंगे, तो वो जो कहीं ना कहीं आपने एक स्केल दिया न्यूमेरिकल डेटा, वो जो एक स्केल देंगे कि मैं 3 दे रहा हूं, मैं 4 दे रहा हूं, मैं
डिलीवरी के लिए 2 दे रहा हूँ। आप जब करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी तो आपके सामने आता होगा डिलीवरी पे कितना देना चाहते हैं, पैकेजिंग पे कितना देना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल पर कितना देना चाहते हैं ना। तो ऐसे जो आपसे रेटिंग्स लिए जाते हैं, ये आप जिन कंपनी से प्रोडक्ट्स लेते हैं वो भी रिसर्च करते हैं और वो भी देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रिसर्च में भी आपके इसी तरह होता है। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक्सपेरिमेंट, जहां पे आप टेस्ट काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में। एग्जांपल की अगर बात करूं कि टेस्टिंग ए न्यू ड्रग एफिशिएंसी यूजिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। अब आप किसी एक न्यू ड्रग, जब हम टेस्टिंग ए न्यू ड्रग की बात करते हैं तो कोविड हमारे सामने उभर के आता है। तो कोविड का जो ट्रायल होगा, आप सोच लीजिए कितने कंट्रोल ग्रुप्स में कितनी बार हुआ होगा, तब जाके एक वैक्सीन निकल कर आई जो कि पूरी दुनिया में उससे कहीं ना कहीं कई लोगों की जाने, उसमें से हम आप भी एक हैं जो कि सुरक्षित है, ठीक है। तीसरा है ऑब्जर्वेशन, ये भी स्ट्रक्चर्ड वे में रिकॉर्ड करना है स्पेसिफिक बिहेवियर्स और इवेंट्स को सिस्टमेटिकली। अगर एग्जांपल की बात करें, काउंट करना है नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग ए स्टोर ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स। ऑब्जर्वेशन कैसे आपके लिए फायदेमंद होगा, जैसे कि हर चीज आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कई बार आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है प्रत्यक्ष अवलोकन या अप्रत्यक्ष अवलोकन भी होता है। अप्रत्यक्ष अवलोकन आप कह सकते हैं सीसीटीवी कैमरा से बैक में देख रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन कहते हैं, असहभागी अवलोकन कहते हैं और अर्ध सहभागी अवलोकन भी कहते हैं। अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन है 3 पार्ट का होता है, सेमी ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, रिकॉर्ड करना है आपको बिहेवियर को, कि जब वो किसी इवेंट या वहां पर जाते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बताया कि काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं अलग अलग घंटों में, शाम के समय कितने आ रहे हैं, सुबह में कितने आ रहे हैं, दोपहर में कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। अब क्वालिटेटिव मेथड्स क्या क्या होंगे, हम उस पर बात करेंगे आपसे। क्वालिटेटिव मेथड्स में फोकस करता है आपको एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपीरियंसेस, ओपिनियन और मोटिवेशंस। आपका मत क्या है किसी का, किसी व्यक्ति के प्रति, समुदाय के प्रति, समाज के प्रति, स्थान के प्रति, विषय के प्रति, तथ्य के प्रति मत क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका राय क्या है, उसका रवैया क्या है। जब ये जानने की ओर आप बढ़ते हैं तो ये होता है पहले तो क्वालिटेटिव रिसर्च, और इस तरह के तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड भी यूज करना होता है। किसी के अनुभव को जानना हो, फीलिंग को जानना हो, तो क्वालिटेटिव रिसर्च हम करते हैं और क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं। अब मेथड्स में क्या होगा, पहला इंटरव्यू होगा। आप यहाँ पे जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं, इन डेप्थ साइट्स जानने के लिए, किसी के फीलिंग को जानने के लिए, तो आप 1 to 1 बात करते हैं, उनके हाव भाव को देखते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उनके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, उसके ओरा को देखते हैं, उसके बोलने की शैली को देखते हैं, उसके द्वारा कहे गई बातों को देखते हैं। और ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे वो फील कर रहा है किसी चीज के प्रति, चाहे वो उसके जीवन में तनाव हो, चाहे अगर आप उदाहरण ले ले हाइब्रिड लर्निंग को लेकर, ऑनलाइन लर्निंग के प्रति क्या उसका मत है, ऑफलाइन लर्निंग के प्रति क्या मत है, मिक्स्ड लर्निंग के प्रति उसका क्या मत है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है आपके लिए फोकस्ड ग्रुप, जिसको FGD भी कहते हैं, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। अब फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है कलेक्टिव पर्सपेक्टिव में, आपको डेटा लेने के लिए। इसमें क्या होता है, आप एक सवाल या एक कोई कह सकते हैं डिस्कशन शुरू करते हैं, उसमें सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं, सभी लोग अपने अपने अनुभव साझा करते हैं, और इसमें से आपको एक कलेक्टिव डेटा मिलता है, कॉमन चीजें मिलता है। अगर कुछ प्रॉब्लम जानना है तो प्रॉब्लम निकल जाता है, नीड जानना है तो नीड निकल के आता है, कुछ किसी के बारे में अच्छाई जाननी है तो अच्छाई, बुराई जाननी है तो बुराई। एग्जाम्पल अगर और बात करें डिटेल में, तो किसी नए पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोकल कम्युनिटीज पे, जैसे कि मान लीजिए अटल पेंशन योजना है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है 18 से 40 साल के एज के लोगों पर, ग्रामीण समुदाय में। आप जाकर पूछना चाहें तो आपको पता चलेगा, एक साथ सब जो हाँ हमने ऐसा सुना है, ये है वो है, आपको इस तरह चीजें निकल के आएगी। यहाँ से आपको एक डेटा मिल जाएगा कि अटल पेंशन योजना की जो पहुंच है वो कितने स्तर तक उनके लिए, जिनके लिए योजना बनाई गई, वहां तक है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे आप क्वालिटेटिव रिसर्च में भी ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं। वहां स्ट्रक्चर्ड था, यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड रूम में करना है, ऑब्जर्व करना है बिहेवियर्स को विदाउट प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया आपको नहीं रखना है, ये इसलिए कहा जाता है, जब आप क्राइटेरिया रखते हैं तो आप जिस रिलीजन से आते हैं, आप जिस सोसाइटी से आते हैं, आप जिस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बेस पे आप क्राइटेरिया बनाते हैं, और उससे आता है बायसनेस। और
जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ये कहता है कि बायसनेस के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, तो प्री डिफाइंड नहीं रखना है, जिससे कि जो आ रहा है वो लिखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉच करना है कैसे पीपल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से पब्लिक पार्क में, वॉचिंग हाउ पीपल इंटरेक्ट इन पब्लिक पार्क, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से पब्लिक पार्क में। अगर आप वहां पे कुछ प्रीडिफाइन करे जाएंगे तो अपने हिसाब से आप रखेंगे कि हाँ अगर हम मॉडर्न एज के हैं तो हाँ ठीक है हमारे लिए ये ओके है, अगर हम ट्रेडिशनल है तो हमारे लिए ओके नहीं है, तो वो आपको नहीं रखना है, ठीक है, जस्ट वॉच करना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के बारे में। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में हम सिर्फ एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को, उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। हम जो डेटा हमें मिलता है उसको हम एनालाइज करते हैं फॉर आवर रिसर्च, फॉर आवर वर्क, ठीक है। अब सोर्स में हम बात कर सकते हैं किसे क्रेडिबल सोर्स माना जाएगा सेकेंडरी डेटा के लिए। पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, वो भी ऐसे जगहों पर जो पीयर रिव्यू जर्नल हो या फिर ऑथेंटिक जर्नल्स हो, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आउट ऑफ इंडिया कोई अदर कंट्री का गवर्नमेंट रिपोर्ट हो, अगर इन केस आपके रिसर्च में वो नीड है तो। कंपनी का जो रिकॉर्ड है, जो ऑथेंटिक डेटा है सीए द्वारा और ऑथराइज किया हुआ है, फिर कंपनी के सीईओ द्वारा ऑथराइज किया हुआ वो। ऑनलाइन जो डेटाबेसेस है, जैसे कि आपको सेंसस को एनालाइज करना है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को जानने के लिए, तो ये डेटा इससे बेहतर डेटा आपको पॉपुलेशन को जानने के लिए नहीं मिलेगा, तो यही आपके लिए एक कह सकते हैं ऑथेंटिक डेटा होगा। अब आपके साथ साझा करना है कि कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड आप चूज करेंगे अपने रिसर्च वर्क के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। चूजिंग द राइट डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगा आपके लिए, कैसे आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, अलाइन करना है आपके मेथड को आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ। आपका जो मेथड है वो आपको देखना है क्वालिटेटिव जा रहा है, क्वांटिटेटिव जा रहा है, ठीक है। अगर क्वालिटेटिव जा रहा है तो क्वालिटेटिव डेटा में आपको जो मैं बताया उसमें से कुछ अगर आपको लग रहा है कि यूजफुल है तो वो करना है। और इसके अलावा जब मैंने आपसे बताया, इसके अलावा और देयर आर नंबर्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स अवेलेबल, बट ये एक बेसिक रिसर्च मेथडोलॉजी सीरीज है। इन डेप्थ चर्चा के लिए हम अवेलेबल हैं, और डिटेल में आपको जानना है तो उस पर हम और डिटेल्ड एपिसोड्स लाएंगे इन फ्यूचर अगर आपको नीड हुआ तो। ऐसे आप हमसे 1-to-1 हेल्प ले सकते हैं। 7004459007 पे आप हमसे व्हाट्सएप पे डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अलाइन करना है आपके रिसर्च मेथड को। दूसरा, आपको फैक्टर्स को देखना है कि आपका जो रिसर्च का जो नेचर है वो क्या है। आपके जो रिसर्च का नेचर है वो क्वांटिटेटिव जा रहा है या क्वालिटेटिव जा रहा है, या फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों जा रहा है, जिसे हम मिक्स मेथड भी कहते हैं। तीसरा, आपको देखना है टाइम एंड रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। इससे भी आपको आपका जो डेटा कलेक्शन का जो टूल है या मेथड है वो आपको चूज करने में मदद मिलता है। कई दफा ये होता है टाइम एंड रिसोर्सेज में, जैसे मान लीजिए आपको सोच रहे हैं कि स्टडी इंटरव्यू करने के लिए, बट अब आप जिनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर कैसे आप उनका इंटरव्यू करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर उस स्थिति से फिर आपको डेटा कलेक्शन मेथड आपको चूज करना होता है, ठीक है। फिर होता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स और डेटा। आप किसी डेटा तक या फिर किसी डेटा को कितना एक्सेस कर पा रहे हैं, या फिर कितना वो आपको एक्सेस करने की अनुमति दे रहा है पार्टिसिपेंट के रूप में या फिर डेटा के रूप में, वो भी इंपॉर्टेंट रखता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। कई दफा हम एक डेटा कलेक्शन मेथड चूज करते हैं और हम ग्राउंड पे जाते हैं और वो फेल होता है, तो वहां भी ये है कि अब आपको एज पर नीड, एज पर जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको मेथड चेंज भी करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना रिसर्च वर्क में बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, आपको अगर मान लीजिए आपका जो रिसर्च है उसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट्स या सर्वेस को एज ए डेटा कलेक्शन मेथड लेना चाहिए। अगर अंडरस्टैंड करना है किसी पर्सपेक्टिव को, किसी को जानना है, तो इंटरव्यू और फोकस ग्रुप डिस्कशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने राइट डेटा कलेक्शन मेथड को चूज कर सकते हैं। कुछ कॉमन चैलेंजेस है जिसका सामना हर कोई करता है या आप कर सकते हैं, उसको करने से कैसे बचेंगे उसे हम साझा करेंगे। पहले जो चैलेंजेस है मैं आपके साथ वो साझा करता हूं जो आपको आता है या फिर आएगा, और उसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ समस्या नहीं, समाधान भी बताएंगे। पहले तो पुअरली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अनक्लियर सर्वे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लो रिस्पॉन्स रेट्स इन सर्वे, आप सर्वे करने जा रहे हैं, रिस्पॉन्स रेट ही नहीं है। बायस्ड सैम्पलिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन डेटा कलेक्शन, अगर आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो ये भी इश्यू आता है। इन सब सॉल्यूशन क्या होंगे, कैसे आप इससे ऑन ग्राउंड इन ग्राउंड प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो निजात पा पाएंगे। तो पहले आपको हर डेटा कलेक्शन मेथड का पायलट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट करना है बिफोर फुल डिप्लॉयमेंट। पायलट स्टडीज इसलिए बेहद जरूरी होती है। छोटे स्तर पे पायलट स्टडी करिए, फिर देखिए कि आपने जो बनाया है वो प्रैक्टिकली कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, पेन पेपर पे ग्राउंड पे बहुत अंतर होता है। यूज इंसेंटिव्स टू इंक्रीज सर्वे रिस्पॉन्सेस, इंसेंटिव्स आपको रखना चाहिए। जैसे कि कुछ चीजें आप मान लीजिए किसी से पूछने के लिए, अटल पेंशन योजना के बारे में ही अगर आपका मान लीजिए रिसर्च है, तो सिर्फ पूछ के आ नहीं जाना है उनको। अगर अप्लाई नहीं है तो अप्लाई करने में मदद कराना है, अगर कुछ करेक्शन है उनके एपीवाई में तो उसको करवाना है, अगर कुछ और नीड है तो वो सब चीजें जो आपके बेस में हो सकता है। चांद तारे दिखाने वाले सपने नहीं करके आने, वो भी नहीं करना है। ठीक है, इंश्योर करना है कि आपके अपने विचार, थॉट्स, फीलिंग्स, अनबायस्ड जो सैम्पलिंग होता है ना, उसी तरह का सैम्पलिंग मेथड रखना है। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग अगर ज्यादातर हो सके तो ठीक है, नहीं तो अगर रैंडम नहीं भी हो पा रहा है तो फिर आपको अपने बायसनेस को बहुत कम से कम रखना है। रिलायबल डेटा कलेक्शन टूल को ही आप प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, उससे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल भी मिलते रहेंगे। टेक्निकली आपको इश्यूज नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस और बहुत सारे प्रैक्टिकल आज के डेट में ये आपको कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, कोर्सेस होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एट लास्ट आप सबके लिए दोस्तों एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी फिर से कि अभी तक आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद अपने लिटरेचर रिव्यू किया, रिसर्च डिजाइन प्लान किया, डेटा कलेक्शन आज हमने देखा कि कैसे क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, क्या आपके लिए सही होगा। अब उसी के आगे क्रम में आपको एक डेटा कलेक्शन मेथड तैयार करना है और आपको देखना है कि क्या कहाँ से कमी आ रही है, नहीं आ रही है। यही सब की प्रैक्टिस आपको एक बेहतर रिसर्चर के रूप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। यकीन मानिए, अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो आप एक परफेक्ट स्कॉलर बन जाएंगे और आपका रिसर्च बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, जिसमें कि आप अपने पास आए जो भी प्रश्न एज ए एक्सपर्ट, एज ए एक्सटर्नल, एज ए गाइड, जो भी प्रश्न आपसे कोई पूछेगा मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में, आप उसको स्मूथली उसका आंसर दे पाएंगे, उसको डिफेंड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक हम आपके साथ हैं। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।